ओके, सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने यूनिट 1 को कवर किया है, जिसमें हमने जितने भी डिजिटल मशीन्स है उसमें किस तरह से लॉजिक गेट्स वर्क करते हैं उसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा था। तो जितने लॉजिक गेट्स होते हैं, जो बेसिक लॉजिक गेट्स थे एंड और नॉट, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उनका सिंबल, उनका पर्पस, उनका ट्रूथ टेबल, और साथ ही साथ जो यूनिवर्सल गेट है नेंड और नॉर, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरह से नेंड और नॉर गेट के कॉम्बिनेशन से हम बेसिक लॉजिक गेट्स बना सकते हैं। फिर हमने 2 एक्सक्लूसिव गेट भी देखे थे, जॉर और एक्स नॉर। इन दोनों गेट्स का जो यूज होता है वो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए होगा। वो आगे के लेक्चर में आपको पता चलेगा कि किस तरह से जॉर गेट का जो ट्रूथ टेबल होता है, वो ट्रूथ टेबल के फंक्शन को यूज करके हम आसानी से सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं बाय यूजिंग एडिशन। सो एक एडर सर्किट होगा और उसके थ्रू हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर देंगे। फिर उसके बाद हमने देखा था बूलियन अलजेब्रा। तो उसमें बूलियन इक्वेशंस क्या होती है, किस तरह से बूलियन फंक्शंस होते हैं, कितने वेरिएबल्स हो सकते हैं, उनका सिंप्लीफिकेशन किस बेस पर होगा, सिंप्लीफिकेशन के लिए कितने रूल्स हमारे पास अवेलेबल है बूलियन अलजेब्रा के, और डी मॉर्गन्स लॉ क्या होती है, उसका जो प्रूफ 2 तरीके से हमने देखा था कि बूलियन अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करते हुए भी हम डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूफ कर सकते हैं, और बाय यूजिंग परफेक्ट इंडक्शन मेथड उसके थ्रू भी हम उसके डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूफ कर सकते हैं। तो दोनों तरीके मैंने आपको बताए। उसके बाद कुछ कनेक्शंस देखे कि किस तरह से लॉजिक सर्किट अगर गिवन हो तो हम उसके ट्रूथ टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। दैट मीन्स आउटपुट कैसे जनरेट होता है लॉजिक गेट के बेस पर, वो हमने देखे थे कुछ प्रैक्टिस के फॉर्म में। सो इतना होता है हमारा यूनिट 1 में। ये बेसिक्स है कि एक डिजिटल मशीन का नेचर आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि वो किस तरह से बाइनरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। अब यूनिट 2 में आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन, जो कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस तरह से हुआ है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, उसके आर्किटेक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व है, माइक्रो प्रोसेसर का जो एवोल्यूशन है, 8086 आर्किटेक्चर किस तरह से वर्क करता है, कितने पिन का 8086 माइक्रो प्रोसेसर हुआ करता था, हर एक पिन का क्या फंक्शन है, राइट। सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट है वो आपस में कैसे कनेक्ट, इंटरनल कंपोनेंट के अंदर सपोज आप कोई फाइल ओपन करते हो तो डिस्क से डेटा प्राइमरी मेमोरी में आता है तो किस तरह से वो ट्रांसफर होता है। सो अंदर का जो बस सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो कितनी तरह की बसेस से मिलकर बना हुआ है, वो भी इसी यूनिट में आएगा। साथ ही साथ पॉइंट टू पॉइंट इंटरकनेक्शन वो थोड़ा बहुत रहेगा इसमें। यूएसबी किस तरह से वर्क करेगा, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहेगा पीसीआई एक्सप्रेस के बारे में कि पीसीआई स्लॉट जो होते हैं, मतलब कि आप अलग अलग तरह के कार्ड को खरीदते हो मार्केट से और आप अपने कंप्यूटर में मदरबोर्ड के अंदर फिट करते हो। तो जहां पर वो कार्ड आप फिट करोगे उसे हम पीसीआई कार्ड कहते हैं। उसके अंदर 3 से 4 कार्ड की फैसिलिटी गिवन होती है कि आप मदरबोर्ड में 3 से 4 कार्ड लगा सकते हैं। किसी किसी मदरबोर्ड में 6 स्लॉट गिवन होते हैं। सो आप उस स्लॉट को यूज करके आप और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस के साथ अपने ग्राफिक्स को, अपने लोकल एरिया नेटवर्क को थोड़ा इनहेंस कर सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 का बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसमें मैंने आपको टेक्स्ट बुक की रेफरेंस बताई थी कि आपको विलियम स्टेलिंग और मॉरिस मैनो, ये दोनों बुक आपको डाउनलोड करनी है। तो विलियम स्टेलिंग से आज हम लोग थोड़ा बहुत कंटेंट देखते हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बेस्ट बुक मानी जाती है विलियम स्टेलिंग एंड मॉरिस मैनो। दोनों आपको नेट पे अवेलेबल मिलेगी, फ्री अवेलेबल है। आप आसानी से विलियम स्टेलिंग या मॉरिस मैनो यदि गूगल पे आप सर्च करते हो तो आपको बुक पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगी। उसी से आपको प्रिपरेशन करनी है, जो भी असाइनमेंट्स वगैरह मिलेंगे आपको उसी से कंप्लीट करना है।
ये उसका फ्रंट पेज रहेगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। 10th एडिशन, लेटेस्ट एडिशन है, विलियम स्टाइलिंग का। इसमें आपको मोस्टली सिलेबस कवर करता हुआ दिखाई देगा, तो आपको इधर-उधर कंटेंट सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। बाकी फिर आपके ऊपर है कि आप यदि गूगल से भी आप कंपोनेंट को सर्च करते हो, एक-एक टॉपिक को सर्च करते हो, तो आपको कंटेंट मिल जाएगा। बट ये टेक्स्ट बुक है, जीटीयू के थ्रू प्रिस्क्राइब्ड है, तो इसके अंदर आपको पॉइंट टू पॉइंट मतलब टॉपिक टू टॉपिक वाइज़ आपको पूरा कंटेंट अवेलेबल होगा। तो आपका सर्चिंग का टाइम बचेगा। तो चैप्टर इसमें जो 1 है वो हमारी यूनिट में यूनिट नंबर 2 है। बेसिक कंप्यूटर ऑफ कंप्यूटर इवोल्यूशन। उसमें 1.1 है ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। So organization and architecture. This is our first topic that we want to discuss in this lecture. So in describing computers, distinctions is often made between computer architecture and computer organization. Although it is difficult to give precise definitions for these terms, a consensus exists about the general area covered by each. For example, VRAN 80, SIEW 82, BELL 78A. An interesting alternative view is presented in REDD 76. Computer architecture refers to those attributes of a system variable to a programmer, or put another way, those attributes that have a direct impact on the logical execution of a program. यहाँ पर आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर की डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है कि कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक ऐसी टर्म्स को डिफाइन करती है, रेफर करती है सिस्टम के कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स के बारे में जो कि लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और लॉजिकल एग्जीक्यूशन करते हैं। A term that is often used interchangeably with computer architecture is instruction set architecture, जिसको ISA के नाम से जाना जाता है। इंस्ट्रक्शन सेट यहाँ पर यह होता है कि अगर आप कोई भी एक सी का प्रोग्राम लिखते हो, तो सी का प्रोग्राम तो आप हाई लेवल लैंग्वेज से लिखते हो, किसी अल्फाबेट को यूज करके लिखते हो। जैसे आप प्रिंटफ लिखना स्टार्ट करते हो, तो प्रिंटफ का जो कंप्लीट स्टेटमेंट है वो अल्फा न्यूमेरिकल वर्ड्स है। ABCD आप इंग्लिश अल्फाबेट को यूज करके प्रिंटफ का स्टेटमेंट लिखते हो। तो वो आपके लिए एक सी प्रोग्रामिंग का एक प्रोग्रामिंग का स्टेटमेंट होगा। बट जब आप उसको कंपाइल करते हो तो कई सारे इंस्ट्रक्शन सेट में टूटता है, और वो उस लैंग्वेज में टूटता है जो लैंग्वेज मशीन को अंडरस्टैंड होती है। दैट मीन्स मशीन लैंग्वेज कोड में। और मशीन लैंग्वेज कोड कुछ सिंबल्स, कुछ लिटरल्स और कुछ ऑपरेशन कोड से मिलकर बना होता है। उसका थोड़ा बहुत लुक आपको असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन में देखने को मिल सकता है। जैसे आप सपोज सी प्रोग्रामिंग में सम इक्वल टू a प्लस बी यूज करते हो। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन सेट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है।
कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो टर्म्स है वो इंस्ट्रक्शन सेट पर ही डिपेंडेंट है। सो इंस्ट्रक्शन सेट, सपोज आप एक सी में स्टेटमेंट लिखते हो सम ए प्लस बी, तो ये सी प्रोग्रामिंग का स्टेटमेंट है, क्योंकि आप यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट यूज कर रहे हो, दो इंटीजर को ऐड करने का ये कोड है। तो यदि इसे हम इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो फाइनली जो वेरिएबल ए है, ये वेरिएबल ए को पहले लिया जाएगा किसी एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। एक्यूमुलेटर रजिस्टर में हम लोड करेंगे वेरिएबल ए की वैल्यू। एक्यूमुलेटर रजिस्टर में फिर हम परफॉर्म करेंगे ऐड ऑपरेशन। रजिस्टर परफॉर्म, तो जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर होगा उसके अंदर सबसे पहले ए वेरिएबल की वैल्यू जाएगी, फिर बी वेरिएबल की वैल्यू जाएगी, और फिर ऐड ऑपरेशन जो कि एक ऑपरेशन कोड है, उस कोड के बेस पर ए और बी में एडिशन हो जाएगा, और एडिशन होने के बाद हम इसको लोड कर देंगे मेमोरी में। मेमोरी का जो भी यहाँ पर एड्रेस होगा वो यहाँ पर हम दे देंगे, तो उस लोकेशन पे जाके ये लोड हो जाएगा। तो ये असेंबली कोड है। असेंबली कोड क्योंकि सी लैंग्वेज का जो कोड है वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, और मशीन लेवल का जो कोड है वो कंप्लीट बाइनरी इंफॉर्मेशन में रहता है। मतलब कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर का जो एड्रेस होगा, ऐड ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेशन कोड होगा, वेरिएबल ए का जो एड्रेस होगा, वेरिएबल बी का जो एड्रेस होगा, ये सब कुछ मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट होता है। सो केवल आपका जो सी लैंग्वेज का एक स्टेटमेंट है वो करीब 3 से 4 इंस्ट्रक्शन में टूट जाता है। इसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। तो ये है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। जो आप कोड करते हो दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज, या इसको आप मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज तो आज की लैंग्वेज है जो थर्ड जनरेशन में आई थी, जावा डॉट नेट, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। इनको हम सी और सी प्लस प्लस को मिडिल लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में रखते हैं। और ये जो असेंबली का कोड है, ये जो मैंने आपको बताया कि एक सम इक्वल टू ए प्लस बी जो स्टेटमेंट है वो 3 इंस्ट्रक्शन सेट में टूटता है। ये होता है मशीन लेवल कोड। असेंबली लैंग्वेज का कोड है, और इसके बाद भी ये कन्वर्ट हो जाता है मशीन लैंग्वेज में। और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने का मतलब है कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर का जो भी एड्रेस होगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर का जो एड्रेस होगा, ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेशन कोड होगा, एक्चुअली में हमारे जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, मॉड्यूलो ऑपरेशन है, ये जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस है जो किसी दो ऑपरेंड पर परफॉर्म होते हैं, इन सभी अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कुछ कोड गिवन है। तो बेसिकली हमारे पास टोटल 7 अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, और 7 अर्थमेटिक ऑपरेशंस को जो कोड दिए गए हैं वो इस तरह से गिवन है: 000, 001, 010, दैट मीन्स जो डेसिमल 0, 1, 2 अप टू 7 तक। सो हर एक कोड असाइन होता है किसी न किसी ऑपरेशंस के लिए। सपोज 000 जो कोड है उससे सपोज एडिशन होगा, तो जब भी हम किसी स्टेटमेंट में ऐड ऑपरेशन कोड लिखेंगे तो वो ऑपरेशन कोड 000 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर सपोज 001 जो ऑपरेशन कोड है वो किसी सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो जब भी आप असेंबली का कोड लिखोगे सब्ट्रैक्शन के लिए, वहां पे SUB की जगह कन्वर्ट हो जाएगा 001। इसी तरह से अगर आप दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन करते हो अपने सी प्रोग्रामिंग के स्टेटमेंट में, तो वो जब असेंबली में कन्वर्ट होगा तो उसकी जगह पर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन कोड 010 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बात क्लियर होती है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज के
से उस लैंग्वेज में स्टेटमेंट को कन्वर्ट करके दिया जाता है, अदरवाइज वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि यदि आप हिंदी लैंग्वेज समझ पाते हो, गुजराती लैंग्वेज समझ पाते हो, इंग्लिश लैंग्वेज समझ पाते हो, तो इन 3 लैंग्वेज में से अगर मैं किसी भी लैंग्वेज को चूज़ करके अपने लेक्चर को डिलीवर करूँ, तो आपको क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। बट अगर मैं इन 3 लैंग्वेज को छोड़कर किसी और लैंग्वेज को यूज़ करूँ जो आपको नहीं पता है, तो मैं कितना ही लेक्चर डिलीवर करने का ट्राई करूँ, आपको कुछ भी टॉपिक समझ नहीं आएगा क्योंकि आपको लैंग्वेज की ग्रामर क्लियर नहीं है। तो इसी तरह से हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके प्रोग्रामिंग के स्टेटमेंट लिखें, बट अल्टीमेटली वो प्रोग्रामिंग के स्टेटमेंट मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होने ज़रूरी होंगे क्योंकि मशीन का जो प्रोसेसर है, उसे उसका जो नेचर है, उसका जो समझने का तरीका है, उसको उसी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस चाहिए। अब उस लेवल पे इंस्ट्रक्शन हम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि हम कितने ऑपरेशंस को लिखेंगे और कितने बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे। तो बाइनरी कॉम्बिनेशंस लिखना, मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन लिखना हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि वो काफ़ी टफ होता है। सीधे हार्डवेयर लेवल पे प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, सीधे एड्रेस पे काम करना होता है। तो इसको लिखना यूज़र या किसी प्रोग्रामर के बस की बात नहीं है और अगर प्रोग्रामर लिखना स्टार्ट भी करे तो वो बहुत टफ होगा। और ये कितना टफ है जब आप थोड़ा बहुत असेंबली लैंग्वेज सीखोगे। कभी आपके पास टाइम हो तो आप गूगल सर्च करना कि असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन किस तरह से होते हैं। अपने सिलेबस में भी आएगा जब हम 8086 आर्किटेक्चर समझेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर किस तरह से इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है रजिस्टर को यूज़ करके। इसके लिए हम कुछ असेंबली लैंग्वेज के कोड लिखेंगे। तो वहाँ पर भी आपको क्लियर होगा कि असेंबली लैंग्वेज कितनी टफ है। डायरेक्टली मेमोरी का एड्रेस देता है किसी को स्टोर के लिए मेमोरी सी लैंग्वेज में इंटीजर एक-एक डिक्लेयर कर देते हो, इतना आसान डिक्लेरेशन असेंबली लैंग्वेज में नहीं होता। जितना आसानी से आप सम इक्वल टू a प्लस b लिख देते हो, इसके लिए असेंबली के कोड लिखने में बहुत लॉजिक लगता है कि आप कैसे वेरिएबल a के एड्रेस को फेच करोगे, वेरिएबल b के एड्रेस को फेच करोगे, फिर ऑपरेशन कोड कौन-सा यूज़ करोगे और उसके रिजल्ट को फिर कैसे लोड करोगे सम के अंदर। तो सम इक्वल टू a प्लस b एक छोटा-सा स्टेटमेंट है जो सी लैंग्वेज के लिए एक बच्चा भी लिख सकता है 10th क्लास का। बट अगर असेंबली कोड की बात की जाए, तो वो एक स्टेटमेंट 4 अलग-अलग लाइनों में कन्वर्ट होता है और वो 4 अलग-अलग लाइनें भी इतनी लॉजिकल और टेक्निकल होती है कि सीधे आपको प्राइमरी मेमोरी के एड्रेस के ऊपर बात करनी होती है कि उस एड्रेस से वेरिएबल ए कैसे निकलेगा, उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कैसे होगा और जो रिजल्ट जनरेट होगा उसको भी हमें किसी न किसी प्राइमरी मेमोरी के एड्रेस पर लोड करना होता है। तो ये थोड़ा टफ होता है असेंबली लैंग्वेज क्योंकि वो मशीन लेवल लैंग्वेज से काफ़ी क्लोज़ है। एग्ज़ैक्टली वो भी मशीन लेवल लैंग्वेज नहीं है, एक्चुअली में देखा जाए तो क्योंकि वो भी एक लैंग्वेज है जिसको यूज़ करके प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम लिखता है। जैसे आप सी लैंग्वेज से प्रोग्रामिंग करते हो वैसे ही असेंबली लैंग्वेज के जो प्रोग्रामर्स होते हैं, वो असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करके स्टेटमेंट लिखते हैं। अब असेंबली लैंग्वेज थोड़ा मशीन लेवल लैंग्वेज से काफ़ी क्लोज़ है। वो काफ़ी लो लेवल लैंग्वेज मानी जाती है। सो ऐसी लैंग्वेजेज़ जिसको प्रोसेसर ईज़िली समझ पाता है, जो प्रोसेसर से काफ़ी क्लोज़ है, उन्हें हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। और ऐसे प्रोग्रामिंग के स्टेटमेंट जिनको यूज़र अच्छे से समझ पाता है, वो यूज़र के अंडरस्टैंडेबिलिटी में अच्छे से आता है, यूज़र के ज़्यादा क्लोज़ होता है, तो ऐसी लैंग्वेज को हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और इनके बीच में एक और लेवल बन जाता है, वो है मिडिल लेवल, जो यूज़र और मशीन दोनों के इन बिटवीन काम करेगी। जो 2 लैंग्वेज
कर पाते हैं यूजर, और आसानी से अपने प्रोग्राम डेवलप कर पाते हैं, डिजाइन कर पाते हैं। सो यूजर कंफर्टेबिलिटी देखी जाए तो वो हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आ जाता है, और अगर मशीन की कंफर्टेबिलिटी देखी जाए तो वो लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको जो बताना चाह रहा था कि इंस्ट्रक्शन सेट क्या होते हैं, तो इंस्ट्रक्शन सेट आपके प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट का ही टेक्निकल पार्ट होते हैं। द ISA instruction set architecture define instruction format, instruction opcodes, registers, instruction and data memory। अब यदि इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर को भी समझा जाए तो इसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है वो देख लेते हैं। तो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में सबसे पहले आता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट दैट मीन्स अगर मुझे एक रजिस्टर के अंदर कोई वेरिएबल ए की वैल्यू को स्टोर करना है, राइट, दूसरी वैल्यू अगर मुझे किसी रजिस्टर में लोड करना है और फिर दोनों रजिस्टर की वैल्यू को मुझे ऐड करना है। यहाँ पे मैं रजिस्टर वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर के अपने इंटरनल रजिस्टर का सेट होता है। जैसे आप किसी भी एप्लीकेशन को चलाने के लिए या किसी भी गेम को खेलने के लिए प्राइमरी मेमोरी का यूज करते हो, वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर अपने एग्जीक्यूशन के लिए अपने इंटरनल रजिस्टर का यूज करता है। उसके पास कुछ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का सेट है। अगर वो अपने रजिस्टर के अंदर जो भी उसकी साइज है रजिस्टर की 16 बिट है, 32 बिट है, 64 बिट है, उसके पास जो भी साइज के रजिस्टर के सेट हैं, अगर वो उस रजिस्टर को यूज करता है आपके प्रोग्राम के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसका जो एग्जीक्यूशन है वो काफी फास्ट होता है। बट अगर वो मेमोरी से डेटा को पिक करे, फिर रजिस्टर में लोड करे और फिर डेटा को प्रोसेस करे, एग्जीक्यूट करे, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, जिसके कारण से उसका थ्रूपुट कम हो जाएगा, उसका यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले ट्राई किया जाता है कि उसके इंटरनल रजिस्टर को ही यूज़ करके वो प्रोसेस कर ले। जब उसके रजिस्टर में डेटा नहीं आ पाता है या रेफरेंसिंग नहीं हो पाती है, तब वो ट्राई करेगा कि उसको मेमोरी से डेटा लेना होगा। और मेमोरी में भी अगर प्राइमरी मेमोरी में डेटा नहीं मिल पाता है, तो फिर हार्ड डिस्क से फेचिंग होगी। सो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हमें बताता है कि हर एक प्रोग्रामिंग का स्टेटमेंट के थ्रू जो इंस्ट्रक्शन सेट तैयार होंगे, वो इंस्ट्रक्शन सेट किस फॉर्मेट में आने वाला है। जैसे हमें सी लैंग्वेज बताती है कि एक वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है, तो डिक्लेरेशन का सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि आप डेटा टाइप मेंशन करो, एक स्पेस दो और वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर दो और सेमीकोलन लगा दो। ये एक वेरिएबल डिक्लेरेशन का स्टेटमेंट है जो सी लैंग्वेज सपोर्ट करती है, उसके ग्रामर में ये मेंशन है। तो वही फॉर्मेट हम यूज करते हैं। हम इंटीजर ए डिक्लेयर कर देते हैं, बट हम इंटीजर लिखते समय कभी भी कैपिटल आई नहीं लिखते, कैपिटल एन नहीं लिखते, क्योंकि वो उसकी ग्रामर में नहीं है। अगर आप गलत स्पेलिंग लिखोगे तो वो कीवर्ड है, कीवर्ड को मैच करने के लिए जो भी फाइनाइट ऑटोमेटा बना हुआ है, जो ग्रामर बनी हुई है, उस ग्रामर के बेस पर अगर वो कीवर्ड है तो वो जजमेंट ले लेगा कि इनिशियल आई से स्टार्ट होना चाहिए, स्मॉल आई से स्टार्ट होना चाहिए, स्मॉल एन पे आना चाहिए और टी पर आना चाहिए और फिर फिनिश हो जाना चाहिए। तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के इस तरह के एक अरेंजमेंट से एक कीवर्ड को आइडेंटिफाई किया जाता है। और अगर कोई भी फाइनल इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट कंबाइंड नहीं होती है, तो वो कीवर्ड आइडेंटिफाई नहीं होगा। सो सी लैंग्वेज में ये बहुत आसान तरीका दिया हुआ है इंटीजर ए को डिक्लेयर करने का, और इस इंटीजर कीवर्ड को सेकंड एन मिलना चाहिए, थर्ड स्टेट में टी मिलना चाहिए, और इसके बाद इसकी फाइनल स्टेट आ जानी चाहिए। तो ये इसका एक फाइनाइट ऑटोमेटा है जिसको एफ ए बोला जाता है।
तो फाइनाइट ऑटोमेटा जो इंटीजर कीवर्ड के लिए बना हुआ है, वो फाइनाइट ऑटोमेटा इस तरह से डिज़ाइन है। ये इसको कहा जाता है इनिशियल स्टेट, इसको कहा जाता है फाइनल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट अगर i है, फाइनल स्टेट अगर t है, स्टार्टिंग स्मॉल i से हुई है, नेक्स्ट वेरिएबल स्मॉल n है, उसके बाद स्मॉल t है और t पर वो फाइनाइट ऑटोमेटा फिनिश हो गया है। तब ये अंडरस्टैंड कर लेगा कि यूजर ने सही इनपुट दिया है या सही कीवर्ड दिया हुआ है। आप जब भी प्रोग्रामिंग करें तो एक बार ज़रूर इसको चेक करें कि यदि आप जैसे ही आई की जगह आप कैपिटल आई लिख देते हो, इस तरह से जो इंटीजर लिखोगे तो वो उसको व्हाइट कर देगा। दैट मीन्स उसको किसी दूसरे कलर में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि जो कीवर्ड्स हैं उनका कलर डिफरेंट होता है। तो वो इसी से आइडेंटिफाई कर लेता है कि यूजर ने कीवर्ड्स की स्पेलिंग गलत लिखी है। तो जैसे सी लैंग्वेज में किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शन को लिखने का एक फॉर्मेट है। तो इंस्ट्रक्शन को जब भी हम लिखेंगे, हमारे पास एक फॉर्मेट होगा। यदि हम 8086 की बात करें, क्योंकि वही माइक्रो प्रोसेसर हमारे सिलेबस में है, 8086 माइक्रो प्रोसेसर में जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होते हैं, वो 0 से लेके 15 बिट की साइज में रहते हैं। दैट मीन्स टोटल 16 बिट लेंथी। तो 16 बिट के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होते हैं। अब ये 16 बिट का पूरा जो अरेंजमेंट है, वो उन्होंने अंदर बताया हुआ है कि इसी के अंदर ऑपरेंड का एड्रेस भी आएगा। ऑपरेंड मतलब कि जो भी डायरेक्टली वेरिएबल पे हम काम करते हैं, जैसे सम इक्वल टू a प्लस बी, तो a और b वहाँ पर ऑपरेंड कहलाते हैं। सम इक्वल टू a प्लस बी, तो यहाँ पर a, b और सम ये कहलाते हैं ऑपरेंड, और ये जो प्लस है ये कहलाता है ऑपरेशन कोड। तो इसके लिए हमारे पास पूरा अरेंजमेंट है। यहाँ पर आते हैं ऑपरेंड, उसके बाद कुछ बिट डिसाइडेड होती है ऑपरेशन कोड के लिए, जिसको अप कोड बोला जाता है। और लास्ट वाली जो बिट है यहाँ पर रेफरेंसिंग आती है कि डेटा किस मोड में आने वाला है, किस रेफरेंस से आने वाला है। क्योंकि ऑपरेंड जो ए और बी है वो आप पेन ड्राइव से भी ले सकते हो, ए और बी प्राइमरी मेमोरी से भी आ सकता है, ए और बी की वैल्यू किसी रजिस्टर से भी आ सकती है। तो अलग-अलग रेफरेंसिंग हो सकती है, अलग-अलग एड्रेसिंग हो सकती है। तो यहाँ पर जो रेफरेंसिंग है, वो इस पर्टिकुलर ऑपरेंड की रेफरेंसिंग बताता है कि ऑपरेंड किस रेफरेंसिंग से आ रहा है। तो इसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में 3 पार्ट होते हैं मेनली, ऑपरेंड का एड्रेस, ऑपरेशन कोड का एड्रेस और रेफरेंसिंग, या जिसको हम कहते हैं मोड बिट। ये मोड बताता है कि ऑपरेंड का लोकेशन क्या है। ऑपरेंड का रेफरेंस क्या है, कहाँ से आ रहा है ऑपरेंड? प्राइमरी मेमोरी से है, हार्ड डिस्क से है, पेन ड्राइव से है, सीडी से है, क्या पर्टिकुलर मोड है ऑपरेंड के आने का? तो ये कहलाता है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो फिर से एक बार मैं रीड करता हूँ। द ISA डिफाइंस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, इंस्ट्रक्शन ऑपकोड्स, रजिस्टर्स, इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा मेमोरी। तो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होगा, वो काफ़ी चीज़ों का कलेक्शन रखेगा। इंस्ट्रक्शन ऑपकोड को रखेगा, दैट मीन्स इंस्ट्रक्शन में कौन-कौन से ऑपरेशन कोड यूज़ हो रहे हैं।
उनके डिटेल रखेगा। रजिस्टर्स, दैट मीन्स सीपीयू कौन से अपने रजिस्टर को यूज करता है, क्योंकि ऑपरेंड की वैल्यू रजिस्टर से भी आ सकती है। तो रजिस्टर के नाम वहां पर मेंशन होंगे हमारे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में। इंस्ट्रक्शन एंड डेटा मेमोरी, डेटा मेमोरी का मतलब है कि अगर डेटा मेमोरी से आ रहा है तो मेमोरी का कोई ना कोई एड्रेस वहां पर मेंशन होगा। द इफेक्ट ऑफ एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शन ऑन द रजिस्टर एंड मेमोरी एंड एन एल्गोरिथम फॉर कंट्रोलिंग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, और फिर उसको कंट्रोल किया जाएगा। वहां से जो भी ऑपरेशन कोड है उसको डिकोड किया जाएगा। वेरिएबल ए और बी की वैल्यू, वो जो एड्रेस ऑपरेंड लोकेशन में दिया था उस लोकेशन से उनको फेच किया जाएगा। दैट मीन्स फेचिंग, डिकोड, एग्जीक्यूशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द ऑपरेशनल यूनिट। अब जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ऐसी टर्म्स को रेफर करता है जिसमें ऑपरेशनल यूनिट्स आपस में कंबाइंड होकर काम करती है, एंड देयर इंटरकनेक्शन दैट रियलाइज द आर्किटेक्चरल स्पेसिफिकेशन। सो काफी सारे कंपोनेंट आपस में कनेक्ट होकर काम करते हैं और वो सपोर्ट करते हैं आर्किटेक्चरल स्पेसिफिकेशन का। एग्जाम्पल ऑफ architectural attributes include the instruction set, the number of bits used to represent various data types, number, character, input-output mechanisms, and techniques for addressing memory। ये सब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है कि किस तरह से कंपोनेंट आपस में कनेक्ट होकर किसी भी लॉजिकल एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करते हैं। तो उसके अंदर हमारे जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमें क्या-क्या स्टडी करना होता है। सबसे पहले कि किस तरह से अलग-अलग डेटा टाइप्स को समझना है। अगर कोई नंबर है तो उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैरेक्टर अगर है तो उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है, इनपुट आउटपुट की कितनी मैकेनिज़म्स होती है। यूज़र कभी कीबोर्ड से इनपुट दे सकता है, माउस से दे सकता है या पेन ड्राइव से दे सकता है। अलग-अलग तरह से इनपुट डिवाइसेज़ से डेटा आ सकता है और अलग-अलग आउटपुट डिवाइस पर डेटा जा सकता है। तो उसको अंडरस्टैंड करने का जो सिस्टम होगा वो मदरबोर्ड के अंदर होगा। सभी से रिलेटेड कोई ना कोई आईसी, कोई ना कोई कंट्रोलर एक डिवाइस के फॉर्मेट में मदरबोर्ड में लगा होगा। तभी तो कीबोर्ड अंडरस्टैंड कर पा रहा है, या कीबोर्ड से आप कुछ टाइप करते हो तो मॉनिटर पे डिस्प्ले हो रहा है। माउस मूव करते हो तो मॉनिटर पे मूवमेंट दिख रहे हैं, राइट? आप नेट यूज़ करते हो तभी तो उसके अंदर लैन कार्ड लगा है, इसलिए आप उसके अंदर इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हो। सो इसका मतलब ये है कि इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म से रिलेटेड जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपने सिस्टम से कनेक्ट की है, उन सभी का जो रिकॉग्निशंस है वो मदरबोर्ड के अंदर किसी न किसी डिवाइस के फॉर्मेट में है। एंड टेक्निक्स फॉर एड्रेसिंग मेमोरी, और इसके अंदर कई सारी टेक्निक भी आती है कि आप मेमोरी को कैसे एड्रेस कर सकते हो। जैसे मैंने इससे पहले जस्ट बताया था कि हम सम इक्वल टू ए प्लस बी परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वेरिएबल ए और वेरिएबल बी की वैल्यू किस तरह से आएगी? क्या वो मेमोरी से आने वाली है? क्या वो रजिस्टर से आने वाली है? क्या वो आप पेन ड्राइव से देने वाले हो? उसका रेफरेंसिंग क्या है? उसका एड्रेसिंग मोड क्या है? तो वो हमारे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, और साथ ही साथ कुछ हार्डवेयर के डिटेल भी। So organizational attribute include those hardware details transparent to the programmer, such as control signals, interfaces between the computers and peripherals, and the memory technology used। और ये जितना भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है किसी कंप्यूटर का, जब आप परचेस करते हो तो उसका पूरा बिहेवियर उसके स्पेसिफिकेशन में आपको दिखाई देता है। स्पेसिफिकेशन आपको बड़ा क्लियर रहता है कि आपके पास कोई बुकलेट होती है, उस बुकलेट में आपको स्पेसिफिकेशन गिवन होता है। माइक्रो प्रोसेसर का कौन-सा ब्रांड है, वो कितने बिट के इंस्ट्रक्शन सेट को सपोर्ट कर रहा है, उसकी कैश मेमोरी कितने एमबी की है, प्राइमरी मेमोरी कितने जीबी की है, हार्ड डिस्क किस कंपनी की है, उसकी साइज़ कितनी है, कितनी डेटा उसके अंदर स्टोर हो सकता है, उसके अंदर कितने पीसीआई स्लॉट्स हैं।
उसके अंदर रैम किस कंपनी की है, उसके इनपुट आउटपुट कंट्रोलर की क्या डिटेल है, उसके इंटरफेसेस की क्या डिटेल है, ये सब कुछ स्पेसिफिकेशन में दिया जाता है। और इसी से उसका एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर समझ आता है कि हम गेम वो गेम सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन उसको सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि मदरबोर्ड में अगर उससे रिलेटेड कंपोनेंट नहीं होंगे तो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके फ्रेमवर्क को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। और ये आप जनरली एक्सपीरियंस करते भी हो कि कुछ एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में चलती है, कुछ एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में नहीं चलती है। तो ये उसके ऑर्गेनाइजेशन में डिपेंड करता है, उसके इक्विपमेंट में डिपेंड करता है कि आपकी कौन कौन सी लैंग्वेज, कौन कौन से गेम वो सपोर्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल है कि यदि आपको डॉट नेट के प्रोग्राम चलाने हैं तो आपके कंप्यूटर में डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.0 होना चाहिए फॉर एग्जांपल। आजकल के जितने भी लेटेस्ट एप्लीकेशंस है सभी डॉट नेट के 4.0 फ्रेमवर्क को सपोर्ट करते हुए डेवलप हो रही है। बट आज से 10 साल पुराना अगर कंप्यूटर आप उठाते हो या किसी के पास 10 साल पुराना कोई डेस्कटॉप है तो उसमें फ्रेमवर्क को अपडेट करने की फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि विंडो ऑलरेडी काफ़ी अपग्रेड हो चुका है। तो ये चीज़ें होती है कि अगर हम विंडो को उसकी एक लिमिट है क्या वो कितना अपग्रेड होगा। अगर वो 4.0 फ्रेमवर्क को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है तो फिर आपको सिस्टम ही बदलना पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ये सब उसके ऑर्गेनाइजेशन को ही बताता है कि वो किस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ है, उसका क्या स्पेसिफिकेशन है, उसमें कौन-कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं, आप किस तरह से इनपुट आउटपुट दे सकते हो, किस डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो इनपुट आउटपुट में और किस डिवाइस को कनेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जिसका इंटरफेस अवेलेबल होंगे वो कनेक्ट हो पाएगा। जिसका इंटरफेस ही मदरबोर्ड में अवेलेबल नहीं होगा, उस इनपुट डिवाइस को आप कनेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इट इज एन आर्किटेक्चरल डिजाइन इशू वेदर अ कंप्यूटर विल हैव अ मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन। ये किसका बिहेवियर है कि क्या उसके आर्किटेक्चरल डिजाइन में ऐसा हो सकता है कि वो किसी इंस्ट्रक्शन को मल्टीप्लाई नहीं कर पाए। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल इशू वेदर दैट इंस्ट्रक्शन विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय अ स्पेशल multiply unit or by a mechanisms that makes repeated use of add unit of the system। अब यदि हमें मल्टीप्लाई करना है तो उसके ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर किस तरह के सिस्टम है। क्या वो बार बार एडिशन करते हुए मल्टीप्लाई करता है, जैसे 1 इंटू हमें 2 करना है तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम मल्टीप्लाई का सर्किट बना दें या फिर हम 1 को 2 टाइम ऐड कर दें तो भी हमारे पास 2 आ जाएगा। 1 इंटू 5 करते हैं, दैट मीन्स 1 इंटू 5 का डायरेक्टली लॉजिक सर्किट हो जाए, या उसका कोई इंस्ट्रक्शन अगर गिवन है तो हम उस इंस्ट्रक्शन से काम करा लें, या फिर दूसरा तरीका है 1 को हम 5 टाइम ऐड कर दें। तो ये उसके मल्टीप्लाई यूनिट पर स्पेसिफाई होता है कि उसके पास मैकेनिज्म यूज करके आप स्पेशल यूनिट है। The organizational decision may be based on the anticipated frequency of use of the multiply instruction, the relative speed of the two approaches, and cost and physical size of a special multiply unit। और यदि उसके रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शन सेट होगा तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। आप इसको एक बार और ब्रीफ करें। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर्ली डिफाइन करना सीखें।
कौन कौन से कंपोनेंट कंप्यूटर आर्किटेक्चर को सेट करते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को सेट करते हैं, इन दोनों को प्रॉपरली आप डिफाइन करना देखें। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बात। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। आज स्टूडेंट कनेक्ट नहीं हुए, क्या बात है? किंजल, मनन, रिचा, शाना, यश, ओनली 5 स्टूडेंट्स।